कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को ठोस तथा अर्धचालक युक्तियां पढ़ाने चल रहा हूं, जिसका भाग 1 प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आता है अर्धचालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच में रहते हैं उनको हम कहते हैं अर्धचालक। मतलब क्या है, उनकी विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो है वो चालक और विद्युत रोधी या अचालक के बीच होती है, तो उसको हम कहते हैं अर्धचालक। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम साधारण अवस्था में अचालक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है इसको जान लेते हैं। ये आपका जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। अपने निकटवर्ती 4 जर्मेनियम के परमाणुओं से ये सह संयोजक बंध बना लेता है इलेक्ट्रॉन का साझा करके। जैसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे बना करके आपको। ये दूसरा जर्मेनियम परमाणु है और इस तरीके से अपने निकटवर्ती से करता है। देख लो, देखिए ये जर्मेनियम है, इसका भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक तरफ से जर्मेनियम अपने निकटतम जर्मेनियम के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के सहसंयोजक बंध बनाता है। ये आपका सहसंयोजक बंध साझा करके बनता है। ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर के साझा कर लेता है और अपना सहसंयोजक बंध बना लेता है। ये भी बना लेता है इस तरह से, और इस तरह से जितने भी हैं ये सारे बना लेते हैं। ये भी अपने निकटवर्ती से बना लेगा, और इधर जो है ये भी जर्मेनियम अपना निकटवर्ती से बना लेगा, और ये भी जर्मेनियम अपने निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु से बना लेता है। इस तरीके से जो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे अपने निकटवर्ती से बना लेते हैं। इससे क्या होता है, इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है जिससे ये अपनी चालकता को बढ़ा सके। कोई भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता है। तो जर्मेनियम का परमाणु आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये एक जाल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये जब अपने शुद्ध अवस्था में होता है तब होता है ऐसा। तो इसने देखो चारों तरफ से बना लिया है। तो जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो आवेश को ले जा सके, यानी आवेश वाहक का कार्य कर सके। इसलिए ये क्या करता है, अचालक की व्यवहार से, या विद्युत रोधी जिसको कहते हैं, विद्युत रोधी या अचालक, विद्युत रोधी के रूप में या अचालक के रूप में भांति का। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करते ये लिंकेज टूट जाती है और इसमें बहुत सारे आवेश वाहक मिल जाते हैं और ये चालन करना चालू करते हैं। या इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तब भी इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब देखते हैं अशुद्धि मिलाने पर कैसे इसकी चालकता बढ़ती है। जब हम शुद्ध अर्धचालक में, यानी जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में किसी तृतीय समूह या पंचम समूह की अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। अब इसमें जिस अशुद्धि को मिलाया जा रहा बाहर से, उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस अवस्था में शुद्ध जर्मेनियम को निज अर्धचालक कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। तथा बाहर से मिलाई गई अशुद्धि को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जैसे मैंने बताया भी आप लोगों को कि जर्मेनियम में अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसकी, या तो आर्सेनिक की मिला दें ये, या फिर एल्युमिनियम की मिला दें।
इन दोनों में से जिसकी भी अशुद्धि मिला देंगे, इसकी अशुद्धि मिलाने पर और इसकी भी अशुद्धि मिलाने पर, दोनों की अशुद्धि मिलाने पर हमें अलग अलग तरह के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ये जो बाहर से अशुद्धि मिलाई गई, यानी ये आर्सेनिक मिलाया गया है, आर्सेनिक जैसे जर्मेनियम में मिलाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। ऐसे ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भी शुद्ध जर्मेनियम में मिलाएंगे तब भी इसकी चालकता बढ़ जाती है। और ये भी बताया मैंने आपको, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या थे। शुद्ध जर्मेनियम को निज अर्धचालक कहते हैं, ये है निज अर्धचालक मैंने बताया। और जो बाहर से मिलाया गया पदार्थ है, जैसे आर्सेनिक हो गया या एल्युमिनियम हो गया, इसको कहते हैं बाह्य अर्धचालक। तो चलिए देखते हैं इनका असर क्या पड़ता है और इससे क्या होते हैं। बाह्य अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक पी टाइप और नंबर दो एन टाइप। देखते हैं इसमें कैसे ये दो प्रकार के हैं और अपना काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम पी टाइप एन टाइप के बारे में कहते हैं। और इस क्रिया को जो मिलाया गया है, बाहर से हमने इम्प्योरिटी मिला दी है इसके अंदर, तो इम्प्योरिटी मिलाने वाली क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, बिल्कुल वही चीज है। अब इसको हम देखते हैं ये बनते कैसे हैं, पी टाइप और एन टाइप वाले। सबसे पहले लेते हैं हम लोग एन टाइप अर्धचालक। इसमें क्या होता है, देखो, जब शुद्ध जर्मेनियम में पंचम समूह की अशुद्धि हमने ले लिया इसमें से आर्सेनिक, आर्सेनिक को मिलाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ जाती है इसको। ये आपका जर्मेनियम हो गया। जर्मेनियम के चारों ओर, जर्मेनियम के पास हमने आर्सेनिक मिलाया है, तो आर्सेनिक को चारों ओर से जर्मेनियम परमाणु घेर लेंगे और उसको साझा करने पर मजबूर करेंगे। तो ये क्या है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये साझा कर देगा आपस में। ऐसे ही ये है, जर्मेनियम का अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना साझा कर लेगा। आर्सेनिक ने अपना भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनसे साझा कर लिया आराम से। ये भी देखो यहाँ पर भी साझा इसने कर लिया है। और जर्मेनियम अपने पास वाले जितने भी जर्मेनियम परमाणु होगा उन सबसे लेकर के इलेक्ट्रॉन ये साझा कर देगा और सहसंयोजक बंध बना लेगा। ये भी अपना चारों ओर से साझा कर लेगा ऐसे करके, और ये भी अपना साझा कर लेता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने साझा करके जो है इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ये सभी आपको दिखाने पड़ेंगे बच्चों, ये बना करके पूरा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टाइम आप लिख देंगे। लेकिन आर्सेनिक के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा रह जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास, ये साझा नहीं करने पाता, इसकी जरूरत नहीं पड़ पाती है। तो इस पे चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन है या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। तो ये आपको बता दिया है मैंने कि जब भी शुद्ध जर्मेनियम में पांचवें समूह की अशुद्धि यानी आर्सेनिक को मिलाते हैं, तो आर्सेनिक को मिलाते ही सारे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने निकटवर्ती जर्मेनियम के 4 परमाणु से साझा कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है। और ऐसा करने पर क्या होता है कि ये इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो यही हमें इसका लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को। जब शुद्ध जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाती है तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती चार जर्मेनियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सह संयोजक बंध बना लेते हैं।
सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तथा एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का मुक्त अवस्था में रह जाता है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो बच्चों। ये यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखा तथा एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना यहाँ पर एक लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन एस का मुक्त अवस्था में रह जाता है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता बढ़ जाते हैं। चलते हैं, अब देखते हैं दूसरी तरफ। अब चलते हैं पी टाइप अर्धचालक में। जब शुद्ध अमोनियम में तृतीय समूह की अशुद्धि एल्युमिनियम को मिलाया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे चालकता बढ़ती है। तो जैसे हमने एल्युमिनियम का इसमें मिलाया, इसमें तो एल्युमिनियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तृतीय समूह का है ये। तो जर्मनियम के परमाणु इसके चारों ओर से इसको घेर लेते हैं और साझा करने के लिए इसको मजबूर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करिए। तो एल्युमिनियम के पास चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ने रख लिए अपने और साझा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जर्मनियम के जो है परमाणु इलेक्ट्रॉनों से ये साझा कर रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जर्मनियम के 4 हैं। यहाँ पर भी जर्मनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के तैयार है। यहाँ तो साझा कर ले रहा है ये, यहाँ पर भी साझा हो गया। और ये जर्मनियम अपने निकटवर्ती से भी साझा कर लेते हैं। ये लेकिन संरचना आपको पूरी की पूरी बना के दिखानी पड़ेगी। ये साझा कर लेता है इस तरह से, यहाँ पर भी साझा कर ले रहा है ये जर्मनियम के परमाणु से साझा हो रहा है आपस में, क्योंकि अशुद्धि मिलाई गई है, अशुद्धियां थोड़ी कम होती हैं और इसलिए जो है अपने निकटवर्ती, केवल ये अशुद्धि में एक को ही दिखाया मैंने यहाँ पे। तो ये अपने निकटवर्तियों से साझा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो जर्मनियम का मानना ये होता है कि नहीं भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, सबसे साझा कर रहे हो तो मुझे भी इलेक्ट्रॉन अपना दे दो। लेकिन ऐसा करने पे ये दे नहीं पाता है। तो जर्मनियम कहता है नहीं भाई कुछ भी हो मैं तो लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हल्का सा होल हो जाता है, ये छेद हो जाता है इसकी जगह पे, और इसको हम कोटर बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होल बनता हुआ, इसको हम कोटर बोलते हैं। कोटर कह लो इसका, या होल कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, ध्यान रखना। ये होल हो गया और इस होल होने के छेद हो जाता है। इस होल होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरफ समझ के खींचता है ये अपनी तरफ, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ध्यान रखना इसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इस होल्स के कारण ही पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और इस होल के कारण ही इसकी चालकता बढ़ जाती है। अब ये मुक्त अवस्था में चलना चालू कर देता है चालक के अंदर और इस तरह से इसकी चालकता बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। जब शुद्ध एल्युमिनियम में एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मनियम के 3 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। परंतु चौथे जर्मनियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन न होने के कारण साझा नहीं कर पाता है, जिससे एल्युमिनियम के समीप एक कोटर बन जाता है। ध्यान रखना एक कोटर बन जाता है। क्योंकि इस कोटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसी कोटर के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है।
क्योंकि यही कोटर जो है आवेश वाहक का कार्य करता है। यहां लिख देंगे क्योंकि यही कोटर, ध्यान रखना बच्चों, ये कोटर है, यही कोटर आवेश वाहक का कार्य करता है। अब चलते हैं निज अर्धचालक और वाह्य अर्धचालक में अंतर। ये अंतर आपको दिया हुआ टेबल में दिखाई दे रहा है आपको। निज अर्धचालक है ये और ये वाह्य अर्धचालक। तो पहला नंबर लेते हैं हम। पहले वाले में क्या है, बिल्कुल शुद्ध जर्मेनियम, यानी बिल्कुल जो शुद्ध अर्धचालक को जो है निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध हमने जर्मेनियम आपको लेके दिखाया था। और ये शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी यानी पांचवें समूह का और या तृतीय समूह का अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये परिभाषा मैंने पहले बता दी है। अब जो है नंबर 2 में निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होल के घनत्व के बराबर होता है। अब इसमें क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, किंतु पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। नंबर 3 देखिए, इसकी विद्युत चालकता कम होती है। शुद्ध जर्मेनियम की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, ना के बराबर, और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, अधिक होती है। नंबर 4, इसकी विद्युत चालकता केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी गर्म करेंगे शुद्ध जर्मेनियम को तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, लेकिन इसकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अपमिश्रित परमाणुओं की मात्रा पर भी निर्भर करती है, यानी कि जो अशुद्धि मिलाई है उस पर भी निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं जरा पी टाइप और एन टाइप में क्या अंतर है। ये एन टाइप और पी टाइप का अंतर इन्होंने दिखाना चालू किया है। तो सबसे पहले नंबर 1 है, शुद्ध अर्धचालक में पंचम संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां मिलाने पर एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है साझे करने से। इसमें पी टाइप में देखो, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे बोरोन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, इंडियम आदि की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ध्यान रखना, मैंने एल्युमिनियम की मिलाई थी और यहाँ पर बोरोन और इंडियम की भी मिला सकते हैं। नंबर 2 देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक विद्युत वाहक का होल अल्पसंख्यक विद्युत वाहक बल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें होल बहुसंख्यक विद्युत वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक विद्युत वाहक होते हैं। नंबर 3, इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्ता बैंड के में होल की संख्या से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, संयुक्ता बैंड होल की संख्या चालन बैंड में होल की इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। नंबर 4, इसमें दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड की ओर होता है। इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर संयुक्ता बैंड की ओर होता है। नंबर 5, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड और दाता ऊर्जा स्तर के बीच होता है। इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर संयुक्ता बैंड और ग्राही ऊर्जा स्तर के बीच में होता है। तो ये अंतर आप लोगों को याद रखना है विशेष तौर से। अब चलते हैं पी एन संधि होती क्या है हमारी। ये है पी एन संधि, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा मिलाते हैं, इसको हम डोपिंग कहते हैं। पीछे बताया था मैंने, डोपिंग कहते हैं। इनको मिला करके जोड़ दिया जाता है तो इस संयोजन को पी एन संधि डायोड कहते हैं। इस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे हम पी एन संधि कहते हैं। ये आपको चित्र में दिखाया हुआ पी एन संधि। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस पी एन संधि के बारे में, क्या होता है। तो इसमें इस संधि को समझने के लिए पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या चीज है ये। अब इसमें जैसे पी टाइप और एन टाइप की बात हुई थी, तो ये हमने आपको बना के दिखा दिया। ये पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल को जोड़ दिया जा रहा है। ये दोनों क्रिस्टल को विशेष विधि द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका पी टाइप क्रिस्टल हो गया, ये वाला पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। तो ये संधि हमारे पी एन संधि कहते हैं। पी टाइप में जो होते हैं ये होल्स होते हैं, बच्चों ध्यान रखना है, ये होल्स होते हैं पी टाइप में। ये होल्स मैंने बना दिया आपको, इस तरह से होल्स आप लोग भी बना लेंगे, ये होल्स हैं। और एन टाइप में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बना के दिखा दे रहा हूँ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डार्क बनाएंगे इसको आप लोग। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसको हम उसमें भी छोट से जोड़ते हैं, मतलब जैसे हम इसको गर्म करके जोड़ते हैं, इस क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये
पी की तरफ चलने चालू हो जाती है, यानी ये इधर चलना चालू हो जाते हैं, ये इधर चलने चालू हो जाते हैं, ये इधर चलने चालू होते हैं, ये इधर आते हैं, ये इधर को होल्स जो होते हैं इधर की ओर चलना चालू हो जाते हैं। थोड़ी देर में इसमें आवेश का आवागमन रुक जाता है। उसका कारण होता है कि इसके इस वाले जगह पे, संधि की जगह पे एक बहुत ही अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र बन जाता है। ये आपका विद्युत क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पे एक परत सी बन जाती है। इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये ध्यान रखना क्या चीज है, ये होल्स है और ये क्या चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं और पी टाइप से होल्स चलने चालू होते हैं, जिसकी वजह से इस संधि के पास में बहुत ही तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी विद्युत क्षेत्र में एक परत सी बन जाती है। इस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। अब ये परत इतनी मजबूत रहती है कि इनका आवेश वाहक यानी आवेश का जो चलना है वो रुक जाता है। अब इसमें यहां पर कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है इन दोनों लेयर के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एक विभव उत्पन्न है जिसे हम विभव प्राचीर बोलते हैं या प्राचीर विभव बोलते हैं। इन्हीं सबको आपको समझना है। मैं फिर से उसी चित्र पे चलता हूं जहां हम लोग चल रहे थे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यही आपको ये चित्र यहाँ दिखाया गया है। देखो यहाँ पे इसमें ये होल्स हैं और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों चलने चालू होते हैं। यहाँ पर आपका ये अवक्षय परत दिखाई दे रही है, ये देखो अवक्षय परत दिखाई दे रही है। और इसमें जो रोधिका विभव था, इसको हम, अब मैंने बताया था आपको, डिप्लेशन लेयर यानी रोधिका विभव यानी रोधी विभव बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना है, ये चूंकि एक सेल की तरह से काम करने लगता है और ये अवक्षय परत का काम करता है। ध्यान रखना यहाँ पे धनावेशित जो है दृढ़ परमाणु की तरह से काम चल रहे होते हैं इनका। यहाँ ऋण आवेशित दृढ़ परमाणु गौण आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ये गौण आवेश वाहक का कार्य करते हैं। और जो इनका सिंबल होता है वो भी देख लीजिए बच्चों क्या होता है। ये पी टाइप और एन टाइप के सिंबल को बनाते कैसे, तो ये आपका एन टाइप शो करेगा और ये पी टाइप को दिखाने के लिए ऐसा हम एरो बनाने का प्रयास करते हैं और ये आपका बन जाएगा और इसको एक गोले के अंदर रखते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाला सिरा इसका पी टाइप कहलाता है और ये वाला सिरा इसका एन टाइप कहलाता है। तो पी एन संधि को हम ऐसे ही दिखाया करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे दिखाया गया। यहाँ पर भी आपको देखो दिखाया गया ये पी एन संधि आपका। तो ये पी एन संधि को आप लोग इस तरह से दिखाएंगे और आगे जो रोधिका विभव की परिभाषा दी गई है वो देख लीजिए जरा क्या है। प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं, होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र ऋणात्मक और एन क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इस प्रकार का होता है मानो एक काल्पनिक बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से तथा धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा हो। दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को हम रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। विभव प्राचीर भी बोला जाता है इसको, आप लोग दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पीएन संधि में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ये आपको पीएन संधि में यानी पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह दे रहे हैं, कैसे हो रहा है इसमें। अब देखते हैं, ये पहला है हमारा अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। जब बैटरी के बी यानी बैटरी बी यहाँ पे दिखाई दी गई है, ये बैटरी बी है के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र के सिरे से तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र के वाय सिरे से जोड़ दिया जाता है, इसे अग्र अभिनत कहते हैं। इसमें ध्यान देना बच्चों, इसका ये जो पी दिखाई दे रहा, पी वाले को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये हमारा पीएन संधि जो है अग्र अभिनत कहलाती है। अब इस अग्र अभिनत में हुआ क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा हमें। इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी होल्स हैं, होल्स जो हैं एन की तरफ चलने चालू हो जाते हैं और एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स की ओर चलने चालू होते हैं, पी टाइप क्षेत्र की ओर चलने जाते हैं। तो एन टाइप क्षेत्र और पी टाइप क्षेत्र ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पी टाइप क्षेत्र है, इधर एन टाइप क्षेत्र है। तो पी टाइप में तो होल होते हैं, होल सारे कहाँ चलने चालू होते हैं, ये एन टाइप की ओर चलने चालू होते हैं और इधर से एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ यानी कि पी टाइप की ओर चलने चालू होते हैं। और जैसे ही एक दूसरे से मिलते हैं वैसे ही एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, ये पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, यहाँ से एक होल उत्पन्न हो जाता है और नेगेटिव सिरे से एक फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न आता है, जिससे इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। ये मिलीमीटर लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, जिससे विद्युत धारा के बहने का आपको दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे ये ग्राफ इसका प्राप्त होता है। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, धारा का मान मिलीमीटर में देखो दिखाई दे रहा है आपको और इधर वोल्टेज है जो कि वोल्ट में दिया गया है।
तो ये अग्र अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र है और इस तरह से ये बढ़ना चालू हो जाता है, आपका विद्युत धारा बढ़नी चालू हो जाती है और ऊपर तक यहाँ जाकर के बढ़ जाती है। ये आपका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको और इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। चलिए ये था फॉरवर्ड ब्याज। अब चलते हैं रिवर्स वाले में क्या होता है, उत्क्रम में क्या होता है। ये देखो दिया हुआ है उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत, रिवर्स बायस बोलते हैं। इसमें उल्टा लगा देते हैं, बैटरी का जो नेगेटिव वाला सिरा ये नेगेटिव है, ये पी से जुड़ जाता है, देखो पी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का ये जो पॉजिटिव सिरा है ये एन से जुड़ गया, तो ये उल्टा हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं उत्क्रम अभिनत। तो जब बैटरी के बी धन सिरे को एन क्षेत्र के वाय सिरे से तथा ऋण सिरे को पी क्षेत्र के वाय सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत कहते हैं। तो ये आपको दिखाया जा रहा। इस केस में होता क्या है जरा समझने, देखिए यहाँ पे माइक्रो एमीटर, उसमें मिली एमीटर लगाया गया था, इसमें माइक्रो एमीटर लगाया गया। देखिए कैसे, जब ये बहुत कम से कम विद्युत धारा के नापने के काम आता है माइक्रो एमीटर। अब इसमें हुआ गया, ये जैसे नेगेटिव सिरे से जुड़ा है तो ये जो पी में होल्स थे ये इससे आकर्षित कर दिए जाते हैं, तो इधर ही खींच जाता है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से ये जो कि धनात्मक सिरे से जुड़ गया तो ये भी इधर की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ दूर हो जाते हैं और विद्युत धारा बहुत कम बहती है, ना के बराबर बह पाती है, यानी नहीं बह पाती है कहना चाहिए। तो इस तरह से ये वाल्व का कार्य करना चालू हो जाता है, यानी कि ये उल्टा अगर लग गया तो ये विद्युत धारा को बहने नहीं देगा। चलो देखते हैं धारा उसमें ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ये आपको यहाँ दिखाया गया, देखो ये आपकी धारा थी विद्युत धारा नीचे की ओर और ये वोल्टेज दिखाई दे रही है आपको, ये वोल्टेज है और ये विद्युत धारा है, ये माइक्रोमीटर में है और ये वोल्टेज में वोल्ट में ही है। तो इसमें होता क्या है, शुरू में विद्युत धारा तो बढ़ती जाती, बहुत धीमे धीमे बढ़ती, बहुत धीमे धीमे, और अचानक एक वोल्टेज ऐसी आती है जिसपे कि ये पूरा का पूरा विद्युत धारा बह जाती है। इसको हम जेनर भंजन वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज पर विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है उसको हम जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। यही इसमें बताया गया है। उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा नियत रहती है, किंतु बहुत अधिक उत्क्रम वोल्टेज लगाने पर संधि के पास सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एवं होल बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं, अतः धारा अचानक बढ़ जाती है। इस स्थिति में संधि डायोड के सिरों पर लगाए गए उत्क्रम वोल्टेज को हम जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। इस तरह से ये परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें चूंकि इसका प्रतिरोध बदलता रहता है तो इसको हम कहते हैं गतिक प्रतिरोध लेना पड़ता है। तो पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षण के वक्त से स्पष्ट है कि इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्थात ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अतः डायोड के लिए गतिक प्रतिरोध या एसी प्रतिरोध रेजिस्टेंस को परिभाषित करते हैं। क्या होता है, डायोड के वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी और धारा में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को डायोड का हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं। सूत्र के रूप में लिखते हैं यही, ये आपको आर डी दिया हुआ है डायनेमिक के लिए, ये आर और डी नीचे दिखाई दे रहा है, ये डायनेमिक के लिए। तो डायोड का गतिक प्रतिरोध ये आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये ओम ही होता है, रेजिस्टेंस का ही काम करता है। इसका मात्रक ओम होता है। डायोड के अभिलाक्षण के वक्र के उस भाग को जहां आर डी का मान वोल्टेज से पूर्णतः स्वतंत्र होता है अभिलाक्षण के वक्र का रैखिक क्षेत्र कहते हैं। अब हम लेते हैं कि ये काम कहाँ आता है, इसके उपयोग क्या है। पीएन संधि डायोड का जो है दिष्ट कार्य की तरह से उपयोग होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम होता है। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हम दिष्टीकरण कहते हैं या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्ट कार्य या रेक्टिफायर कहते हैं। पीएन संधि में डायोड में अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, इसका उपयोग करके दिष्टकारी की तरह से प्रयोग में लाया जाता है। नंबर दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, नंबर दो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को हम करते कैसे हैं, उपयोग में लाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हम उपयोग में ला रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। इसमें ये आपका डायोड दिखाई दे रहा है, ये पीएन जंक्शन है, वास्तव में ये पी और एन है लिखा हुआ है यहाँ पे। ये संधि डायोड आपको दिखाया था, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है टी जिसको दिखाया गया है, ये टी ट्रांसफार्मर में आपका। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली पी है और ये सेकेंडरी कुंडली एस है। अब यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है प्रत्यावर्ती निवेशी, इसको बोलते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये आउटपुट है आपका, ये रेजिस्टेंस आर पे निर्गत वोल्टेज बोलते हैं। इसको ध्यान रखना बच्चों, इसे इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज। और ये आउटपुट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटपुट वोल्टेज।
तो यही सब इसमें बताया गया है। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग विस्थापी के रूप में उपयोग में लाने के लिए चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें कैपिटल टी एक अपचाइड ट्रांसफार्मर होता है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरे पर पीएन जंक्शन डायोड के एनोड पी तथा दूसरे बी पर लोड आर के द्वारा कैथोड एन से जोड़ दिया जाता है। तो ये उपकरण का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। और इससे प्राप्त कैसे होता है, ध्यान रखना है बच्चों। जरा इसको समझाना चालू करता हूँ, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हुआ कैसे था। इनपुट की जो वोल्टेज चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, ये ऐसे चलेगी। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से चलेगी। अब इसी को समझना थोड़ा आपके लिए जरूरी है, कैसे चल रहा है ये इनपुट वोल्टेज थी। लेकिन आउटपुट में जैसे ही जाएंगे वैसे बच्चों देखो क्या होगा, ये यहाँ पर देखो दिखा दिया है। जैसे ये ए सिरा धनात्मक होगा, जब ए सिरा धनात्मक होगा तो बी सिरा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। उस अवस्था में ये फॉरवर्ड बायस की तरफ से काम करेगा। जब फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो ये आधी तरंग हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ए सिरा नेगेटिव होता है और ये बी सिरा पॉजिटिव होता है तो तुरंत ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, यानी उत्क्रम अभिनत में आ जाएगा। अब ये विद्युत धारा को नहीं बहने देगा, यानी नीचे वाली जो विद्युत धारा है उसको ये नहीं बहने देगा। अब इसके बाद फिर जैसे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उस दशा में क्या होगा, ये फिर से हमें आधी तरंग मिलनी चालू हो जाएगी और ये क्रम हमारा मिलता रहेगा और चलता रहेगा। तो आधी तरंग हमें प्राप्त होनी चालू होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दिया, मैंने बना दिया है इसको। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसी को ही। ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज थी, दिखा दी थी, और यहाँ देखो निर्गत वोल्टेज में केवल आधी ही तरंग मिलती है, ये नीचे वाली तरंग हमें प्राप्त नहीं होती है। इस तरह से आधी तरंग प्राप्त होती है, इसलिए अर्ध तरंग बोलते हैं इसको, जिसकारी में प्राप्त होना। तो ये चित्र, दोनों चित्र बना करके इसके बारे में वर्णन लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे इसका हो रहा है। जैसे मैंने समझाया उसी तरह से आपको लिखना भी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा, और दूसरा देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला है पीएन संधि का पूर्ण तरंग विस्थापी के रूप। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग विस्थापी के रूप में उपयोग में कैसे लाते हैं ये अब बताया गया। अब पहले तो हमने एक ही डायोड लगाया था, अब दो डायोड लग गए हैं। देखो यहाँ पे डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, और यहाँ पे ये निर्गत वोल्टेज दिखाई दे रही है आपको, जिससे हमें प्राप्त होगी। और यहाँ इनपुट है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ये ट्रांसफार्मर कुछ विशेष प्रकार का होता है। इसके अंदर एक सेंटर टेपिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सेंटर टेपिंग होती है, और ये दो और इसमें यानी 3 सिरे इसमें निकले हुए होते हैं। तो बाहर के जो दोनों सिरे होते हैं उस पर तो डायोड 2 लगा देते हैं, दोनों सिरों को एक जगह जाल के जोड़ देते हैं। और जो बीच वाला होता है इसमें भी कोई डायोड नहीं लगाते और सीधे जोड़ देते हैं आउटपुट की लोड रेजिस्टेंस से। और निर्गत पे हमें प्राइमरी पर, ये प्राइमरी कुंडली है और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी पर हमें जो है इनपुट वोल्टेज दी जाती है, यानी निवेशी वोल्टेज दी जाती है। ध्यान रखना, ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट वोल्टेज। तो इस वाले को हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट, और ये है आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए इसमें क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग विस्थापी के रूप में उपयोग करने के लिए चित्र की भांति परिपथ में जोड़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी को अपचाइड ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य जोड़ते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरों को डायोड D1 और डायोड D2 के एनोड से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु ई से तार निकाल करके उसे लोड रेजिस्टेंस के द्वारा दोनों ओर डायोड के कैथोडों से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जोड़ देने के बाद जो है अब आपका काम शुरू होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, इसमें जो हमने निवेशी लगाया गया था वो तो ऐसा प्राप्त हुआ था आपका, निवेशी जो होती है वैसे ही चलती है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये तो इनपुट थी हमारी, अब आउटपुट में देखो क्या हलचल होती है वो भी समझना आपको जरूरी है। ए सिरा जब इसका धनात्मक हो जाता है तो उस वक्त में बी सिरा ऋणात्मक होगा, तो ये वाला इसके सापेक्ष ये धनात्मक होगी, तो आउटपुट पे हमें ये वाली आधी तरंग प्राप्त होती है, ये आधी तरंग प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही ए सिरा नेगेटिव होगा बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी से ये डायोड D2 काम करेगा, D2 जो है आउटपुट वोल्टेज पे देगा। तो ये ध्यान रखना, हमें आधी तरंग धनात्मक रूप से ही प्राप्त होगी। इसके बाद फिर जो है नेगेटिव आ जाएगी, फिर ये ऐसे होगा, और ये जो है हमारी आधी तरंग मिलती चली जाएगी। तो इस प्रकार से मैं पूरी की पूरी तरंग, यानी जो नेगेटिव वाली जा रही थी वो भी तरंग और जो पॉजिटिव वाली थी वो भी तरंग हमें ऊपर की तरफ प्राप्त होनी चालू। इसीलिए हम इसको कहते हैं पूर्ण तरंग विस्थापी परिपथ।
परिपथ बना करके आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि चित्र मैंने दिखाया, यहाँ पे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिखाई दे रही है चलती हुई आपकी, और यहाँ पे ये निर्गत है। निर्गत में देखो आधी धनात्मक तरंग हमें प्राप्त हो रही है। ये ऊपर की तरफ जो है धनात्मक जो मिल रही है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है सारी। नीचे भी जा रही है वो भी धनात्मक रूप से ही हमें प्राप्त होती है, यानी कि दिष्टिकरण होता है, दिष्ट धारा प्राप्त होनी चालू हो जाती है। इस प्रकार इसको लिखना है, वर्णन भी आपको ही करना है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, जेनर डायोड क्या होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी जानना जरूरी है क्या चीज है जेनर डायोड। तो यह एक विशेष रूप से बनाया जाता है पीएन संधि डायोड का ही होता है, जो उत्क्रम अभिनत में भंजन विभव पर कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी जिसपे वोल्टेज बढ़ाने पर जहां पर इसका भंजन हो जाती है, वोल्टेज जैसे बढ़ाते हैं विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, तो ऐसी जगहों पर भी ये डायोड काम करते हैं, इसको हम जेनर डायोड कहते हैं। जेनर डायोड का ये प्रतीक जो है ये कुछ थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना बच्चों, इसको मोड़ना ऐसे आपको दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे बना करके। ये आपका बनाया गया, तो ये जो है जो सीधी रेखा थी इसको थोड़ा सा यूं मोड़ दिया जाता है, और ये गोला तो बना ही रहता है आपका, ये नहीं छोड़ेंगे आप लोग। और ये जो इधर वाला सिरा था ये तो पी हो गया, और इधर वाला सिरा आपका एन हो गया, तो पीएन संधि का ही रूप है। तो भंजन विभव का मान डोपिंग घनत्व पर निर्भर करता है। अधिक डोपिंग घनत्व के लिए भंजन विभव का मान कम होता है। उत्क्रम अभिनत में जेनर डायोड पर भंजन विभव आरोपित करने पर वह धारा को सुगमता से प्रवाहित होने देता है, किंतु धारा प्रवाह के बावजूद पीएन संधि नष्ट नहीं होती है। जैसे ही आरोपित विभव भंजन विभव से कम होता है, जेनर डायोड सामान्य डायोड की तरह कार्य करने लगता है। जेनर डायोड 2 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक के भंजन के लिए बनाया जाता है। जेनर डायोड को इस चित्र में दर्शाया गया है, इसलिए आप चित्र भी बना देंगे और ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। जेनर डायोड का उपयोग जो है स्थायी वोल्टेज प्राप्त करने के काम में आता है, यानी कि वोल्टेज ना बदले, परिवर्ती वोल्टेज ना प्राप्त हो, स्थिर वोल्टेज प्राप्त हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक परिपथ दिखाया गया, ये एक रेजिस्टेंस दिखाया है, लोड रेजिस्टेंस है, और ये बीच में एक जेनर डायोड लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ये एक अलग से प्रतिरोध लगा है जिससे हमें लगाना है, जिसकी वोल्टेज हमें स्थिर रखनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमेशा वोल्टेज स्थिर रहती है, ये वोल्टेज को बढ़ने नहीं देता है, ना ही घटने देता है। तो इसको ये स्थिर वोल्टेज के लिए ये आपका डायोड जो है कौन सा है, जेनर डायोड है, नियंत्रक के रूप में कैसे प्रयोग होता है इसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा। बाकी चित्र बनाने के बाद यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बताया गया है, गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है, इसकी सहायता से ये लेजर वाले एक डायोड का है बच्चों, ये लेजर डायोड का चित्र बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आर्सेनाइड गैलियम से बनाया जाता है, इसकी सहायता से क्या होता है, लेजर किरणों का उत्पादन किया जाता है। इस संधि पर डायोड की संधि के लंबवत सिरे पर समांतर होते हैं, और इन सिरों पर एक प्रकार की पॉलिश कर दिया जाता है कि एक सिरा पूर्ण परावर्तित तथा दूसरा सिरा आंशिक परावर्तित हो जाए। ये यहाँ पे दिखाया गया। ये लेजर का प्रकार, जो लेजर लाइट आप लोग देखते हैं वो यही लेजर लाइट होती है, इसी से बनता है। ये आंशिक परावर्तक है यहाँ पे, और ये पूर्ण परावर्तक यहाँ लगा हुआ होता है। तो जो भी यहाँ पे लाइट उत्पन्न होती है पूरी की पूरी परावर्तित हो जाती है, और फिर वहीं पर तीव्र एक रोशनी आपको दिखाई देनी चालू होती है। इस प्रकार का एक परिपथ आप लोग बना लेंगे और इसका वर्णन कर लेंगे। आज इतना ही छोड़ूंगा मैं, यहीं तक आप समाप्त करता हूँ इसको, और आशा करता हूँ अगली बार हम लोग मिलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के रूप में। ट्रांजिस्टर किस किस काम आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक तो करेंगे, और आगे वीडियो का मेरा इंतजार करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आज इसके साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।